हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 के एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें हमने हमारा लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 3 आवर्तबीजी पादपों की आकारिकी एवं बाह्य आकारिकी एवं लक्षण के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने जड़ के बारे में पूरा पढ़ लिया था। और जड़ के बारे में पूरा पढ़ने के बाद अपन ने शुरू किया था पर्ण के बारे में, पत्ती के बारे में। और पत्ती के बारे में अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। फिर पत्तियों के विभिन्न प्रकार हमने पढ़े, पत्तियों के भाग पढ़े। जैसे पत्ती के 3 भाग हमने पढ़े थे, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। पर्णाधार हमने पढ़ लिया, पर्णाधार के रूपांतरण भी हमने पढ़े, पर्णवृंत हमने पढ़ा, पर्णवृंत के भी रूपांतरण हमने पढ़े। आज फिर अपन ने शुरू किया था पर्णफलक के बारे में, और पर्णफलक की विभिन्न आकृतियों के आधार पर अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ते हैं फलक कोर, पर्णफलक कोर जिसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पर्णफलक कोर, अब ये क्या होती है? मैंने आपको बताया था, जब इस प्रकार ये पत्ती होती है, इस पत्ती का जो किनारा होता है उसको अपन क्या कहते हैं? फलक कोर कहते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? फलक कोर कहते हैं। देखिए, पर्ण के किनारे को पर्णफलक कोर कहते हैं। पर्णफलक कोर कहते हैं, पर्णफलक कोर कहते हैं। अब ये भी कई प्रकार की होती है, पत्तियों के किनारे के आधार पर ये भी कई प्रकार की होती है। जैसे देखिए, पहली है अछिन, पहली है अपनी अछिन। अछिन का मतलब क्या होता है? अछिन का मतलब होता है ऐसा किनारा जो कहीं से भी कटा फटा न हो, ठीक है। ये जो अछिन में क्या होता है? फलक कटा फटा नहीं हो, फलक कटा फटा नहीं हो, उसे अपन क्या कहते हैं? अछिन। उसे क्या कहते हैं? अछिन कहते हैं, ठीक है, उसे अपन अछिन कहते हैं। दूसरा होता है तरंगित। तरंगित क्या होता है? तरंगित का मतलब होता है फलक कोर जो होती है वो लहरदार, जैसे तरंग चलती है। आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में तरंग के बारे में पढ़ा होगा कि तरंग इस प्रकार से चलती है, तो ये लहराती हुई जो होती है, ठीक है, इस प्रकार की होती है फलक कोर। तो फलक कोर कैसी होगी? इसमें फलक कोर लहरदार होगी, लहरदार होगी, लहरदार होगी, लहरदार होगी, ठीक है। फिर अपने आती हैं क्रक्रची। क्रक्रची तीसरी, क्रक्रची। क्रक्रची का मतलब होता है, अब क्रक्रची पत्ती कैसी होती है? आरे के दांतों के समान फलक कोर। अछिन इस प्रकार से पत्ती बिल्कुल एकदम सीधी। क्रक्रची का मतलब होता है इस प्रकार की पत्ती जिसमें आरे के जैसे दांते होते हैं। अपन आरा देखते हैं जो लकड़ी काटने का,
होता है उसमें इस प्रकार से उसके आगे की तरफ होते हैं जिसे काटा जाता है। इसी प्रकार पत्ती में होता है इस प्रकार से। इस प्रकार की पत्ती होती है। तरंगित पत्ती इस प्रकार से जो लहराती हुई पत्ती होती है तरंगित पत्ती कहलाती है। उसके बाद है पश्चदंती। चौथी होती है पश्चदंती। इसमें जो कटान होते हैं अर्थात ये जो कटान होते हैं कटान आगे की तरफ, कटान आगे की तरफ न होकर पीछे की तरफ। ये पत्ती कैसी होती है? इस प्रकार से कटान सिर्फ और सिर्फ पीछे की तरफ होते हैं, आगे की तरफ एकदम सपाट होता है। आगे की तरफ पूरे कटान नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ पीछे के भाग में क्या होते हैं, इनमें कटान पाए जाते हैं। अगला है स्वदंती। तो अछिन्न, तरंगित, क्रक्रची, स्वदंती और सॉरी स्वदंती में क्या होते हैं? कटान समकोण पर होते हैं। स्वदंती में कटान जो होते हैं वो एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन ले सकते हैं। इस प्रकार से होता है, अर्थात उसमें समकोण की आकृति बनती है। ये जो आकृति कोण होता है वो समकोण के बराबर, लगभग बराबर होता है, समकोण की आकृति बनती है। फिर होता है अपना कुंठ दंती। छठा है कुंठ दंती। कुंठ दंती में क्या होता है? कटान नुकीले न होकर, कटान नुकीले न होकर गोलाकार होते हैं। ये सब जगह हम जो देख रहे हैं वो सब नुकीले थे, लेकिन इसमें कटान क्या होते हैं? नुकीले नहीं होते हैं, गोलाकार होते हैं। कटान कहीं भी पूरी इस प्रकार से होते हैं, गोलाकार, पत्ती में गोलाकार होते हैं। फिर है अगला है शूल दंती। अगला है शूल दंती या शूलमय कह सकते हैं अपन। शूलमय फलक को, शूल का मतलब कांटे अर्थात कांटों के समान। तो इसको कटान के सिरों पर कांटे निकले हुए होते हैं।
हाँ, कांटे निकले हुए होते हैं, अर्थात इस प्रकार से। कटान तो इसके नुकीले ही होते हैं, लेकिन इन कटान के सिरों पर क्या होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं। क्या निकले हुए होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं। तो ये है फलक कोर की कुछ बातें, फलक कोर के बारे में कि फलक कोर क्या होती है। पर्ण के किनारे को फलक कोर कहते हैं, और ये अचिन, तरंगित, कक्रचित, पश्चदंती, स्वदंती, कंठ, कुंठ दंती और शूलमय होते हैं। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए, फिर अगला है हमारे, छोटे छोटे टॉपिक है इसमें, पर्ण शिखाग्र। लेकिन इजी है, पर पर्ण पत्ती इजी है, लेकिन इसमें टॉपिक कई सारे हैं, मतलब भाग कई सारे हैं, अपने को सब पढ़ने पड़ेंगे। तो पर्ण शिखाग्र बहुत सिंपल सी चीजें हैं। पर्ण शिखाग्र क्या होता है, पत्ती पर्ण का शीर्ष भाग पर्ण शिखाग्र कहलाता है। पर्ण शिखाग्र कहलाता है, पर्ण शिखाग्र कहलाता है। देखिए, अब ये पर्ण शिखाग्र अर्थात पत्ती का जो आगे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये जो शीर्ष का भाग होता है, इस शीर्ष के भाग को पर्ण शिखाग्र अपन कहते हैं। अब ये भी कई प्रकार का होता है। देखिए, इसमें भी पहला है निशित निशिताग्र, निशिताग्र ये संकरा और नुकीला होता है। निशिताग्र किस प्रकार का पर्ण शिखाग्र है, ये संकरा और नुकीला। किस प्रकार का, इस प्रकार का, आगे से एकदम टीका, टीका होता है। और लंबाग्र, लंबाग्र दूसरा होता है लंबाग्र। लंबाग्र में क्या होता है, संकरा तो होता ही है, लेकिन लंबा होता है। पर्ण शिखाग्र काफी लंबे देर तक चलता है, इस प्रकार से लंबा होता है। ये पर्ण का पूरा शिखाग्र है, इसमें छोटा सा है, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा होता है। निशिताग्र, लंबाग्र, और फिर है कुंठाग्र। कुंठाग्र का मतलब पहले अपन ने कुंठ दंती पढ़ा था इसमें, फलक कोर में। कुंठ दंती का मतलब क्या, वहां पे क्या था कि जो फलक कोर थी वो नुकीले ना होकर क्या थी, गोलाकार थी। तो कुंठाग्र का मतलब ही, कुंठाग्र यहाँ पर अगर आ रहा है तो वो कुंठ दंती और कुंठाग्र में एक समानता है। उधर गोलाकार फलक कोर थी, इसमें किस प्रकार से होगा, देखो इसमें पर्ण शिखाग्र गोल आकार का, गोल आकार का, इस प्रकार से।
आगे की तरफ नुकीला न होकर क्या होता है, आगे का सिरा गोल होता है। अगला देखिए उदग्र। उदग्र में क्या होता है, उदग्र इसमें पर्ण शिखाग्र ना तो नुकीला ना गोल, पर्ण शिखाग्र चोचनुमा आकृति का। चोंच देखी है पक्षियों की किस प्रकार से होती है, इसकी ये शिखाग्र, और शिखाग्र किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से चोंच की तरह। पक्षियों की चोंच किस प्रकार से होती है वैसे ही इनकी होती है। ये होता तो क्या है, गोल है, यहां से ये आगे से गोल होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ होने के कारण ये हमें इस प्रकार से चोंच की तरह दिखाई देता है। अगला है खाचाग्र। अब इसमें पर्ण शिखाग्र में गर्त या खांच पाई जाती है। इस प्रकार से एकदम अंदर की तरफ ये शिखाग्र है, यहां से ये खांच अंदर की तरफ, इस बार बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है, ये खांच बन गई, इसीलिए इसको शिखाग्र जहां पर है वहां पर क्या बन रही है, खांच बन रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, खाचाग्र कहते हैं। फिर अगला है हमारा गर्ती। छठा है गर्ती। ये अपन ने अभी गर्ती पढ़ा था, गर्ती। गर्ती किस प्रकार का होता तो खांच उसमें भी, लेकिन ये खांच क्या होती है, थोड़ी सी इतनी ही सी ही खांच होती है, इसमें खांच बहुत गहरी होती है। देखिए कैसे, पर्ण शिखाग्र गोल होता है लेकिन गहरा, इसमें कम था, छिछला था बोल सकते हैं अपन, गहरा गर्त या खांच इस पर। इस प्रकार से गहरी खांच होती है, क्या होती है, खांच बिल्कुल गहरी होती जाती है इस प्रकार से। जैसे लगभग ये पत्ती है जो अपने दो भागों में बटी हुई अपन को दिखाई ठीक है। फिर है उभयग्र। उभय उभयाग्र, सातवां है अपना उभयाग्र। उभयाग्र क्या होता है, देखिए उभयाग्र का मतलब होता है हमारे जो फलक शेष होता है वो लंबा, नुकीला और कांटे नुमा हो जाता है। फलक शेष लंबा, नुकीला और कांटे नुमा। कैसा, कांटे नुमा, अर्थात इसका फलक शीर्ष इस प्रकार से लंबा होगा, नुकीला होगा, एकदम तीखा होगा आगे से,
एकदम तीखा होगा, कांटे के समान, जिसे अपन शूल में भी कह सकते हैं। फिर आठवां है फलक शेष प्रतानी, अर्थात पर्ण शिखाग्र प्रतानी। पर्ण शिखाग्र कैसा होता है? पर्ण शिखाग्र धागे नुमा, कैसा? धागे नुमा, वह कुंडलित होता है। धागे नुमा व कुंडलित होता है। धागे नुमा व कुंडलित होता है किस प्रकार का? देखिए इस प्रकार से। आगे का धागे नुमा किस प्रकार से? पर्ण शिखाग्र वही धागे के रूप में इस प्रकार से बटा हुआ होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा कुंडलित होता है, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ होता है। ये शिखाग्र इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है। अगला है अपना 9वां छिन्नाभ। इसमें पर्ण शिखाग्र कैसा होता है? पर्ण शिखाग्र सपाट होता है। पर्ण शिखाग्र एकदम सपाट होता है, ना नुकीला, ना कांटे जैसा, ना गोल, ना ही कोई और प्रकार का। लेकिन छिन्नाभ का मतलब होता है थोड़ा बहुत उसमें, पर उसमें क्या होते हैं? शिखाग्र तो एक ही होता है, लेकिन साइड के भी कई शिखाग्र इस प्रकार से। कहीं ना कहीं आपने ऐसी पत्ती भी देखी होगी। इस प्रकार की फलक कोर होती है। तो ये थे हमारे पर्ण शिखाग्र के बारे में जो अपन ने पढ़ा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए आगे, क्या होता है देखिए। ये अपन ने अब तक पर्णाधार पर्ण वृंत के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब पर्ण सतह के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पर्ण फलक की सतह के बारे में अपन पढ़ेंगे। पर्णाधार के बारे में अपन ने पढ़ लिया, पर्णवंत के बारे में पढ़ लिया। फिर अपन ने किनारे के बारे में भी, फलक कोर, फलक शिखाग्र या पर्ण शिखाग्र जिसे बोलते हैं, वो भी अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन पर्ण फलक की सतह के बारे में पढ़ेंगे। जो पत्ती की सतह होती है वो कैसी होती है। अब आप सोचोगे पर्ण फलक की सतह के बारे में क्या पढ़ना है, तो हम देखते हैं पत्तियों को जब हाथ लगाते हैं, उनको हाथ में लेकर अपन देखते हैं कई सारी पत्तियों पर बाल होते हैं। ठीक है, रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं। कई चिकनी होती है, कई खुरदरी होती है, कोई चिपचिपी होती है, कई मोम के समान चिकनी होती है। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार की पत्तियां होती है, उन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहला है अरोमी। नाम से पता चल रहा है अरोमी, अर्थात क्या होगा? रोम नहीं पाए जाते। दूसरा है रोमी। रोम पाए जाते। रोम अरोमी अर्थात रोम नहीं पाए जाते। रोम क्या? बाल, अर्थात सतह पर किसी प्रकार की
धागे नुमा कोई संरचना नहीं पाई जाती है। रोमेल में एक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, अर्थात सतह से कई सारे धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इस प्रकार से ये सतह है, इससे कई सारे इस प्रकार से धागे निकले हुए होते, अर्थात एक आध दो थोड़े बहुत धागे निकले हुए होते हैं, वो कहलाती है अपनी रोमेल कहलाती है। फिर है रुक्ष, अगली है रुक्ष। रुक्ष का मतलब सतह खुरदरी। रुक्ष का मतलब क्या होता है? सतह खुरदरी रहता है, सतह चिकनी नहीं होती है, सतह खुरदरी होती है। फिर लसदार, अगली है हमारे लसदार। जो सतह होती है इसमें कैसी होती है? चिपचिपी। सतह क्या होती है? चिपचिपी होती है। सतह कैसी होती है? चिपचिपी होती है। लक्षदार सतह चिपचिपी होती है। इस प्रकार से फिर अगले जो पर्णफलक की सतह का प्रकार है वो है नीलाभ। इसमें सतह गहरे हरे रंग की, लगभग सतह हर पत्ती की सतह लगभग हरी होती है, तभी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाती है। लेकिन कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्ती की सतह बहुत ही ज्यादा हरी होती, गहरी हरी हरे कलर की होती है। फिर अपना है दीर्घलोमी, छठा है दीर्घलोमी। दीर्घलोमी का मतलब यहाँ पर जैसे रोमेल रोम पाए जाते हैं वहां थोड़े बहुत बात है। इसमें रोम की संख्या अत्यधिक, रोम की संख्या अत्यधिक। फिर है अपना शूलमय। अब शूलमय से अपन ये शूलमय लगभग 2-3 बार पढ़ चुके हैं आज में। शूलमय का मतलब होता है सतह पर क्या होंगे? कांटे होंगे, अर्थात सतह पर शूल या कांटे पाए जाते हैं। सतह पर क्या पाए जाते हैं? शूल या कांटे पाए जाते हैं। फिर है अपना मोमी। मोमी क्या होते हैं? मोमी अर्थात मोम अर्थात सतह पर मोम की परत पाई जाती है। मोम की सतह पाई जाती है। तो देखिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अब जो अपन पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सवाल उससे बनते हैं कई बार। पर्णशिरा विन्यास। पर्णशिरा विन्यास के बारे में अपन पढ़ेंगे। इस पर पर्णशिरा विन्यास क्या होता है? देखिए, पर्णशिरा विन्यास क्या होता है? इस प्रकार से ये इस प्रकार की अपनी पत्ती है। पत्ती की ये मुख्य सिरा है। इस मुख्य सिरा से कई सारी पार्श्व सिराएं निकलती हैं। इस पार्श्व सिराओं से भी कई सारी क्या सिरिका इस साइड में निकलती है। इस प्रकार से
तो इस प्रकार से कई सारी सिरिकाएं निकलती हैं जो आपस में ये मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और सिरिकाएं आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। इसी को अपन क्या करते हैं, पर्ण सिरा विन्यास, पर्ण सिरा विन्यास कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं, पर्ण सिरा विन्यास कहते हैं। देखिए अब ये दो प्रकार का होता है। पर्ण सिरा विन्यास क्या होता है, मध्य सिरा, मध्य सिरा, पार्श्व सिराएं, मध्य सिरा, पार्श्व सिराएं तथा सिरिकाएं आपस में संबंध होकर पर्ण सिरा विन्यास बनाते हैं। पार्श्व सिराएं तथा सिरिकाएं आपस में संबंध होकर क्या करते हैं, पर्ण सिरा विन्यास बनाते हैं। यह कितने दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला जालिकावत, जालिकावत सिरा विन्यास जो अभी अपन ने देखा, और दूसरा होता है समानांतर। कैसा होता है दूसरा, समानांतर होता है, अर्थात जैसे मुख्य सिरा एकदम। अब जालिकावत तो अपन ने देख लिया। समानांतर किस प्रकार से, अपन ने कई सारी पत्तियां ऐसी देखी होगी, ठीक है। इनमें ये बुइज की मुख्य सिरा, इस मुख्य सिरा से ही कई सारी पास से ऐसे इस प्रकार से सिरिकाएं निकलती, ठीक है। ये एक दूसरे के समानांतर चलती है और ये पार्श्व सिराएं भी से निकलती है, इस प्रकार के होती है। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ते हैं पहले अपन देखते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास में क्या होगा, जालिकावत सिरा विन्यास में ये होगा कि जो भी सिराएं होंगी, ठीक है, वो मध्य सिरा, पार्श्व सिरा और सिरिकाएं आपस में मिलकर एक जाल जैसी संरचना बना लेंगे, ठीक है। उसे अपन क्या कहेंगे, जालिकावत सिरा विन्यास। देखिए यही चीज वापस मध्य सिरा, पार्श्व सिरा तथा सिरिकाएं आपस में संबंध होकर जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जाल जैसी संरचना बनाते हैं, जाल जैसी संरचना बनाते हैं, इसीलिए इसको जालिकावत सिरा विन्यास कहते हैं। अब ये ज्यादातर किस में पाया जाता है, ये ज्यादातर द्विबीजपत्री पादप, ज्यादातर ये किस में पाया जाता है, अपने द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। देखिए ये जालिकावत सिरा विन्यास। अब ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, एक सिरीय और बहुसिरीय। एक सिरीय
या पिच्छाकार और बहुसिरीय हस्ताकार, दो प्रकार का होता है ये। मैं पहला एक सिरीय या पिच्छाकार, एक सिरीय या पिच्छाकार। एक सिरीय या पिच्छाकार क्या होता है, देखियो, मुख्य सिरा के दोनों ओर से, मुख्य सिरा के दोनों ओर से क्या निकलती है, पार्श्व सिरिकाएं तथा पार्श्व सिरिकाओं से पार्श्व सिराएं निकलती है, पार्श्व सिराओं से सिरिकाएं निकलती है। मध्य सिरा के दोनों ओर से पार्श्व सिरा एवं सिरिकाएं निकलकर, मध्य सिरा के दोनों ओर से पार्श्व सिरा एवं सिरिकाएं निकलकर पर्णफलक एवं पर्ण शिखाग्र तक फैली रहती है। एग्जाम्पल आम आदि। ठीक है, इसके बाद अपन देखें दूसरा है बहुसिरीय या हस्ताकार। ये किस प्रकार से होती है, ये इस प्रकार से पत्ती पूरे पर्णफलक में मध्य से नॉर्मल से जो पत्ती होती है उसी प्रकार से, ऐसे सिंपल सी जो पत्ती होती है उसी प्रकार से फिर इसमें जाल बनते हैं, इस प्रकार से निकल के वो जैसी अपन ने पहले देखी थी वैसी ही होती है। दूसरा है अपना बहुसिरीय या हस्ताकार। बहुसिरीय और हस्ताकार। ठीक है, आगे देखिए, बहुसिरीय पर्णफलक के आधार भाग से अनेक मुख्य सिराएं निकलती हैं। इसमें क्या होता है, पर्ण फलक के आधार भाग से अनेक मुख्य सिराएं निकलती है। ठीक है, कैसी होती है ये देखिए, अनेक मुख्य सिराएं का मतलब इस प्रकार से पत्ती होती है, ये इसकी मुख्य सिरा, इसके साइड में से इस प्रकार से निकलती है। अनेक मुख्य सिराएं निकलती है। आधार पर्णफलक का जो ये आधार भाग है, इससे कई सारी मुख्य सिराएं निकलती है। देखिए बहुसिरीय या हस्ताकार कहलाती है। आगे देखिए, अब ये दो प्रकार की होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक तो पहली है हमारी हस्ताकार। ये कैसी होती हैं, हस्ताकार कैसी होती हैं, हस्ताकार किस प्रकार से होती है, हस्ताकार या इसे अपसारी भी बोलते हैं, इसे अपसारी भी बोलते हैं। अपसारी क्या होता है, देखिए अब ये निकलते तो सब आधार भाग से है, अन्य मध्य सिराएं
आधार भाग में पास पास तथा शिखाग्र तक की तरफ फैलती जाती है। कैसे? इस प्रकार से पत्ती इस प्रकार से, ये आधार भाग, इसकी ये मुख्य सिरा। अब इसमें निकलती तो आधार भाग से है सब, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है? फैलती, इस प्रकार से फैलती जाती है। ठीक है, फैलती जाती है। अगला है हमारा अभिसारी। इसमें क्या होता है कि आधार भाग से सिरिकाएं निकलकर मध्य में दूर और वापस पर्णशिखाग्र में नजदीक आ जाती है। दूसरा है अभिसारी। ये तो था अपसारी, हस्ताकार अपसारी, ये था अभिसारी। अब इसमें क्या होता है? आधार भाग में सिराओं के बीच जगह कम, आधार भाग में सिराओं के बीच जगह कम, मध्य भाग में अधिक और शीर्ष भाग में जगह, यानी बीच की जगह, इनके बीच की जगह या स्थान पुनः कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये है हमारे पर्ण शिरा विन्यास का जो जालिकावत शिरा विन्यास था, उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके उम्मीद करता हूं आज जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। आने वाली क्लास में अपन इस अध्याय को कंटिन्यू करेंगे और समानांतर शिरा विन्यास के बारे में पढ़ेंगे, और पुष्प भी अभी हमें पढ़ना है। पर्ण के रूपांतरण और पर्ण के विभिन्न भागों के कार्य, पुष्प पढ़ना है। काफी अच्छा और बड़ा लंबा पाठ और इम्पोर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। तो कंटिन्यू करेंगे अपन इस अध्याय को अगली क्लासों में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।